मैं रुमाना इसार खान। आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो जिसका समय है 12 से 2 और आज दिन की बड़ी सियासी खबरों को डिकोड करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है। जल्दी से एक एक करके आपका परिचय करा देते हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिबांग, वरिष्ठ पत्रकार अंकुश श्रीवास्तव मौजूद हैं और साथ ही हमारी सहयोगी एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज के इस शो में हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन पहले जिन बड़ी खबरों को लेकर बात होगी, सियासी नफा नुकसान उनका क्या रह सकता है, जरा उन खबरों पर एक नजर डाल लीजिए आप। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से जुड़ी हुई आज की सबसे पहली खबर होगी और सवाल ये, क्या भ्रष्टाचार का सवाल अकेले पड़ गए अरविंद केजरीवाल? आज की दूसरी बड़ी खबर जिसको लेकर बातचीत हम करेंगे, जरा जल्दी से वो दूसरी बड़ी खबर दिखा दीजिए। पश्चिम बंगाल से, जहां सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनके पूरे परिवार पर ईडी धीरे धीरे शिकंजा कसने की तैयारी में है और ऐसे में सवाल है, क्या इस जांच की आंच आने वाले दिनों में ममता बनर्जी तक भी पहुंच सकती है? आज हम चुनावी सुधारों पर काम करने वाली संस्था एडीआर की उस रिपोर्ट पर भी बात करेंगे जिसमें हेट स्पीच को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। 107 माननीय ऐसे हैं जिन पर हेट स्पीच का केस है और आज पॉलिटिकल शो में बिहार की जातीय जनगणना की भी बात होगी, जिसको लेकर जेडीयू के भीतर से ही अब जनगणना के आंकड़ों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 5 चुनावी राज्यों का संभावित प्लान तैयार कर लिया गया है। दिवाली के बाद विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे, मतलब जो चुनाव की तारीखें हैं वो दिवाली बाद और 15 दिसंबर से पहले मतगणना, मतलब नतीजे 15 दिसंबर से पहले आ जाएंगे। इतना ही नहीं, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए जानकारी ये सामने आ रही है। एक एक चरण में इन दोनों राज्यों में चुनाव करा दिए जाएंगे। ये सब जानकारियां सूत्रों के हवाले से है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूं। छत्तीसगढ़ में बताया जा रहा है 2 चरणों में चुनाव मुमकिन है। मिजोरम तेलंगाना में एक एक चरण में चुनाव, तो मध्य प्रदेश राजस्थान में भी एक एक चरण में, मिजोरम तेलंगाना में भी एक एक चरण में और छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए, क्योंकि यहां पर वो नक्सल वाला खतरा रहता है, ऐसे में छत्तीसगढ़ की जो 90 विधानसभा सीटें हैं उन पर 2 चरण में चुनाव संभावित। ये जानकारी जो सूत्रों के हवाले से सामने आई है। आप जानते हैं कि आज चुनाव आयोग में एक अहम बैठक, ऑब्जर्वर्स की ये बैठक चल रही थी जिसमें माना जा रहा था कि तारीखों को लेकर चुनाव आयोग का प्लान तैयार कर लिया जाएगा और अब ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर जो सामने आ रही है, दिवाली के बाद चुनाव होंगे। मतदान की तारीखें जो हैं वो दिवाली के बाद और मतगणना नतीजे जो हैं वो 15 दिसंबर से पहले सामने आ जाएंगे। तो मतलब 1 महीना आप मानकर चलिए जब ये पूरा चुनावी प्रोसेस इन 5 राज्यों में चलेगा। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, वो जो ऑब्जर्वर्स वाली बैठक हो रही थी उसी से छनकर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। जी बिल्कुल रोमाना, आज की बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो जानकारी निकल के सामने आई है, ये ऑब्जर्वर्स की बैठक से पहले एक जो प्लान तैयार किया गया है, संभावित प्लान हम इसको करार दे रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए जो तारीखें हैं वो इसी के आसपास ही आने वाली हैं। जो संभावित प्लान तैयार किया गया है उसके मुताबिक साफ तौर पर 15 नवंबर के बाद से लेकर के 15 दिसंबर से पहले तक, यानी कि जिस चीज का आपने जिक्र किया ना, 1 महीने के दौरान 5 चुनावी राज्यों में जो चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। लेकिन इसकी शुरुआत हो सकती है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ जहां पर जो है एक इलाका ऐसा है जो कि नक्सल प्रभावित एरिया रहता है, लिहाजा सबसे पहला चुनाव उस बेल्ट में हो सकता है, उसके बाद में छत्तीसगढ़ के दूसरे हिस्सों में और उसके बाद में मिजोरम हो, तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो। इस कड़ी में इन 4 राज्यों में चुनाव हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो एक खाका है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक रफ प्लान है, वो तैयार हो गया है और आज ऑब्जर्वर्स की बैठक के बाद में उस पर अंतिम मोहर लग जाएगी। लेकिन इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारियों ने, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने इन 5 राज्यों का दौरा किया था और वहां से लौटने के बाद में जो अपना एक प्लान तैयार किया है, वो जानकारी इस वक्त हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि 15 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में। बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। तो वही 1 महीने का ये पूरा का पूरा विंडो 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक, इस दौरान चुनाव की तारीखें भी और साथ ही नतीजों का दिन भी। फिलहाल औपचारिक ऐलान का इंतजार है, चुनाव आयोग की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है जो माना यह जा रहा है कि आने वाले
2 से 4 दिन के भीतर चुनाव आयोग की तरफ से की जा सकती है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जिस तरीके से ताबड़तोड़ लोक लुभावन घोषणाएं की जा रही है ना, उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों राज्य सरकारों को, चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। घोषणाओं के खिलाफ दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिकाकर्ता को कहा गया कि साहब आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, तो याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया क्योंकि मामला 2 चुनावी राज्यों से जुड़ा हुआ है, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तो लोक लुभावन घोषणाओं की, योजनाओं की बहार इन दिनों चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, दोनों राज्यों में देखने के लिए मिल रही है। और इसको लेकर एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है कि साहब इससे जो टैक्स पेयर का पैसा है उस पर कितना दबाव पड़ेगा, ये सत्ता में बने रहने के लिए पैसे की बर्बादी नहीं माना जाएगा क्या? और अब ये मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जवाब राज्य सरकारों से भी मांगा है, दोनों से, मध्य प्रदेश से भी, राजस्थान से भी, और साथ ही चुनाव आयोग से भी इस मामले में जवाब मांगा गया है। हम जल्दी से एक एक रिएक्शन लेते हैं। मतलब चुनावी मौसम और उसमें जिस तरीके से ये योजनाओं, घोषणाओं की बहार, मामला पहुंच गया अब सुप्रीम कोर्ट। यह देखिए, सुप्रीम कोर्ट इसमें काफ़ी एक्टिवली रोल करेगा ऐसी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट है और इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। समझने वाले समझते हैं इस बात को, और मेरे ख्याल से करना भी चाहिए। पर सवाल ये है कि क्या रेवड़ी है और क्या ज़रूरी है, ये कैसे तय हो पाएगा? ज़रूरी हो, रेवड़ी हो, आप चुनाव से ठीक पहले आपको याद आता है, यानी 5.5 साल का जो कार्यकाल है तब आप सोते रहते हैं, चुनाव आते हैं तब आपको याद आता है अच्छा वो तो रेवड़ी एक रह गई थी, एक ज़रूरी बात रह गई थी। आप कर क्या रहे थे? सो रहे थे क्या? अगर सो रहे थे तो सोते रहिए, अगली सरकार को आने दीजिए। आप इसी बहाने अगर चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं तो वो एक तरीके से नाजायज कोशिश है। बिल्कुल। वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी भी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। राहुल जी, मतलब रेवड़ी जरूरी इस बहस में पड़ना ही नहीं है, यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाएगा टाइमिंग को लेकर कि एंड चुनाव से पहले ही आपको सब कुछ क्यों याद आ रहा है? देखिए, जहाँ तक जनता का सवाल है, अगर मैं जनता के प्रतिनिधि के रूप में बोलूँ तो मैं तो चाहूँगा कि हर साल चुनाव हो सब जगह, क्योंकि उससे जनता को लाभ ही लाभ है। सब लोग रेवड़ियाँ लुटाएंगे तो या तो घोषणाएं करेंगे, और उसके साथ एक ये ज़रूर कर देना चाहिए कि उसकी जो कीमत है या जो घोषणा करे उसको पूरा करना पड़ेगा, वायदा करना पड़ेगा। जो ना कर पाए, जितना ना कर पाए उतना उसका नुकसान होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि ये लोकतंत्र की एक, और ख़ास तौर पर भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है कि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं हमारी पार्टियां। घोषणाओं का भी सवाल हो या फिर योजनाओं की या रेवड़ियां बांटने का प्रश्न हो। जब सत्तारूढ़ दल ये करता है तो फिर वो जनता की ज़रूरत बन जाती है, और जब विपक्ष इस पे सवाल उठाए तो वो फिर रेवड़ी हो जाती है। नहीं सर, आप बड़ी बात कह रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से कुछ रास्ता निकल सकता है क्या? आपको क्या लगता है अक्कू जी? नहीं, मुझे नहीं लगता कतई निकलेगा, क्योंकि कतई नहीं निकलेगा। है क्या, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग भी उसके लिए उतना ही जिम्मेदार है जितने कि ये लोकतांत्रिक ढंग से की जाने वाली घोषणाएं जिम्मेदार हैं, उनके नेता जिम्मेदार हैं, उनकी सरकारें जिम्मेदार हैं। अब ये हमें नई बात नहीं है, हर साल चुनाव के पहले, हर बार चुनाव के पहले, चाहे विधानसभा का चाहे लोकसभा की हो, घोषणाएं होती रहती हैं। उससे लोगों को मिलता है नहीं मिलता ये अलग सवाल है, लेकिन उससे ज़्यादा ये है कि वो उसी समय करते हैं और ये बात बार बार उठती है। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें मुझे तो लगता है, मुझे कहने में कोई बहुत हिचक नहीं हो रही है कि दोषी है, और उससे ज़्यादा चुनाव आयोग दोषी है। ये तय कर लेना चाहिए कि कब आप घोषणा कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते। सही, ये पहले से ही तय कर लिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और इसी वजह से लोक लुभावन योजनाओं की जो एक तरीके से बाहर आती है एंड चुनाव से पहले, उसी को लेकर ये याचिका जो सुप्रीम कोर्ट पहुंची, और अब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। जवाब स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या मांगा गया है, सीधे आपको लेकर चलते हैं। निपुण सहगल हमारे साथ मौजूद है। निपुण, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार और चुनाव आयोग से जवाब जो नोटिस जारी करके मांगा है, उसमें मुख्यतः क्या स्पष्टता मांगी है? बिल्कुल रोमाना, देखिए मैं अभी अपने मेहमानों को भी सुन रहा था, और ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट में पहले से ये मामला लंबित है। अश्विनी उपाध्याय की एक याचिका है जो कई सालों से लंबित है, लेकिन अभी तक उस पर जो है विचार ही हो रहा है और तमाम जवाब मांगे गए हैं। सिर्फ सरकारों को ही नहीं, राजनीतिक पार्टियों को भी, जो विपक्ष में है, वो भी तमाम घोषणाएं करती हैं चुनाव जीतने के लिए कि हम किसी को 2000 रुपये मासिक भत्ता देंगे, टैब देंगे, लैपटॉप देंगे। ऐसी तमाम बातों को उठाया गया है कि आखिरकार सरकारी राजस्व पर नुकसान होता है, उस पे बोझ पड़ता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस पे कोई सख्त आदेश इस तरह का नहीं दिया है और ये लंबित है। इस मामले को भी जोड़ लिया है उसके साथ, लेकिन क्योंकि ये
स्पेसिफिक है और मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव होने वाले जी। हैं, वहां पर ऐसी घोषणाएं हो रही हैं, तो 4 हफ्ते का समय दिया है दोनों राज्य सरकारों को जवाब देने के लिए जी। कि आप इस तरह की घोषणाएं जो कर रहे हैं उसे पूरा कैसे करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब बात कर लेते हैं जरा आम आदमी पार्टी की, जिस पर बीजेपी हर रोज नए हमले कर रही है। अभी कुछ देर पहले बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सीधे घेराबंदी अरविंद केजरीवाल की गई है। संजय सिंह को लेकर बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला। आम आदमी पार्टी के कर्म उसे गर्त में ले जाएंगे, ये कहना है बीजेपी का। आम आदमी पार्टी मूल्यहीन पार्टी हो गई है। कट्टर ईमानदारी के दावे आम आदमी पार्टी के तार तार हो गए हैं, ये सब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। केजरीवाल की कट्टरता का पता चल गया है। बीजेपी सीधा हमला अरविंद केजरीवाल पर कर रही है। आम आदमी पार्टी का किरदार अब तार तार होता हुआ जनता के सामने नजर आ रहा है कि जैसे कर्म किए हैं आम आदमी पार्टी ने, अब वो पूरी चुनौती के साथ उनके सामने आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अब इसके बाद जो आम आदमी पार्टी जो भारत की राजनीति में मूल्यों की राजनीति स्थापित करने का दावा करके आई थी, वो सबसे मूल्यहीन पार्टी दिखाई पड़ रही है। तो मुझे वह पंक्ति याद आती है, जिसको देखो वही आज मदहोश है, आज तो ये दीवाना गजब ढा गया। मतलब अब एक के बाद एक जिस प्रकार के कैरेक्टर्स उभर के सामने आते जा रहे हैं, मुझे लगता है इसके बाद श्री केजरीवाल जी की बातों की निर्लज्जता और धृष्टता पूरी तरीके से जनता के सामने आ गई है। तो बीजेपी के ये आरोप, ईडी वाला एक्शन, ऐसे में जो पॉलिटिकल यूएसपी आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदारी वाली, क्या उसे डेंट लगा है? इसी को लेकर आगे चर्चा करेंगे। तो ईडी रिमांड में है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, और उसी को लेकर सियासी आर पार जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच छिड़ा हुआ है। इस बीच आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया है। अरविंद केजरीवाल सीधे बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया, देश में डर का माहौल बनाया जा रहा है। देखिए, जब से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, तब से लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। मोदी सरकार पर तानाशाही के आरोप लगाए जा रहे हैं और साथ ही इन एक्शंस को आम आदमी पार्टी ये करार दे रही है कि साहब हार सामने देखकर 24 में ये बौखलाहट है मोदी सरकार की और इसीलिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग। सुनिए। घर में बिजनेसमैन को भी बहुत बुरी तरह से टारगेट किया जा रहा है। आज बड़ा दुख होता है कि पिछले 5-7 साल के अंदर लगभग 12-13 लाख हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का मतलब जो बहुत अमीर लोग थे, जो देश में इन्वेस्टमेंट करते थे, जो इंडस्ट्री चलाते थे, जो बड़े बड़े व्यापार चलाते थे, हजारों लाखों लोगों को रोजगार देते थे, उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ के विदेशी नागरिकता ले ली है। वो भारत छोड़ के चले गए हैं, अपने बिजनेस यहाँ पे बंद कर दिए हैं। उनके पीछे भी ईडी छोड़ रखी है, उनके पीछे इनकम टैक्स छोड़ रखा है, सीबीआई छोड़ रखी है। ये पूरे देश के अंदर जो डर का माहौल पैदा किया हुआ है, केवल पॉलिटिक्स में नहीं, बिजनेस में, व्यापार में, इंडस्ट्री में, जो पूरे देश के अंदर एक डर का माहौल है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश तरक्की नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि हम चाइना से कंपटीशन करें। चाइना से कंपटीशन कैसे करेंगे? चाइना में घर घर में इंडस्ट्री चल रही है। हमारे यहाँ तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उनको ही नहीं चलने दे रहे, उनको सबको बंद करते जा रहे हैं। सबके पीछे एजेंसी छोड़ रखी है। ऐसे एजेंसी का गेम खेल के देश तरक्की थोड़ी करेगा। सामने आए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं देश में डर का माहौल बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का जन्म आप जानते हैं भ्रष्टाचार विरोधी नारे के साथ हुआ था, लेकिन आज वही आम आदमी पार्टी है और उसी आम आदमी पार्टी के एक नहीं, दो नहीं, 3 बड़े नेता हैं और तीनों बड़े नेता भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों के चक्कर में सलाखों के पीछे। हालांकि एक सत्येंद्र जैन की अगर बात की जाए तो इन दिनों वो इंटरिम बेल पर हैं। ऐसे में कुछ साल ही हुए हैं और 24 की सियासत से जुड़े हुए ये अहम सवाल आपके सामने। घोटाले से जुड़े आम आदमी पार्टी के तार, इंडिया में आ गई दरार, भ्रष्टाचार पर सवाल, अकेले पड़े केजरीवाल, ये वो बड़े सवाल हैं जो अब पॉलिटिकली सामने हैं। मुझे लगता है जरा इसी पर रिएक्शन लेना चाहिए मेहमानों का। दिबांग जी, आपके पास पहले आऊंगी। यूएसपी, पॉलिटिकल यूएसपी आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदार वाली, और ऐसे में ये जितना घटनाक्रम हो रहा है, डेंट लग रहा है उसमें?
उसमें ज़रूर डेंट लग रहा है, लेकिन ये जो डेंट है ये कहाँ तक असल में लग पाता है, कितना ये टेम्प्रेरी है, कितना परमानेंट है, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि आज का अगर आप देखें कोई भी अखबार, तो उसमें पहले पन्ने पर संजय सिंह की खबर है और साथ में ये भी खबर है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आया मामला मनीष सिसोदिया का इसी मामले में, और वो कह रहे हैं कि अगर आप इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा रहे हैं तो आप ये तो बताइए कि इन्होंने पैसा लिया कि नहीं लिया। आप पैसे की लेन देन की बात नहीं बता रहे हैं, पैसा कहाँ से आया, किसको आया, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, रूट क्या था, आपका तो केस ये टिकेगा नहीं। तो ये एक सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 बुराइयाँ हैं जिनसे लड़ना है। उनमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि परिवारवाद है, तुष्टीकरण है और भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का जो हथियार है वो ऐसा है, आज रूलिंग पार्टी पर भी चल जाता है, अपोजिशन वाले भी चला रहे हैं, और रूलिंग पार्टी तो इनको कटघरे में खड़ा ही कर रही है, चाहे अलग अलग राज्यों के नेताओं के। जी, सवाल ये है कि क्या एजेंसीज, और एजेंसीज के बारे में आप देख लीजिए तो 2009 में मुलायम सिंह यादव का जो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अल्तमस कबीर वहाँ पे जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि भाई आप फ्री रहिए और आप इस तरह से पॉलिटिकल प्रेशर में मत काम कीजिए। ये पॉलिटिकल प्रेशर में काम करते हैं, ये सब जानते हैं। चुनाव से पहले जब आप ये करते हैं, फिर वही जो आपने पहला सवाल पूछा था कि भाई चुनाव से पहले अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा एक लोगों को मालूम है कि ये खेल किस तरह से चलता है। पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहे हैं राहुल देव जी, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि भ्रष्टाचार वाला ये मुद्दा जो है और केजरीवाल जो है वो अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं? ऐसा दूर से देखने पे लग सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा उसको लोग कैसे लेते हैं और उसका चुनावों पे असर कितना पड़ता है या लोगों के कि अपने चिंतन पे असर कितना पड़ता है, इस पे ज़रा अलग से देखना पड़ेगा ना। मुझे लगता है कि अब भ्रष्टाचार उतना बड़ा चुनावी मुद्दा किसी भी जगह कहीं भी नहीं रह गया है भारत में, जितना कई बार नेताओं को लगता है या बनाने की कोशिश से लगता है। तो मतलब चुनावी नफे नुकसान के मापदंड पर अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार जो है उतना इफेक्टिव मुद्दे के तौर पर सामने नहीं आता है। लेकिन हम जिस मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि साहब ये घोटाले से जब आम आदमी पार्टी के नेताओं के तार जुड़ रहे हैं, क्या इसकी वजह से इंडिया गठबंधन में दरार आ जाएगी क्या? इसको लेकर देखिए, एक पक्ष ये भी है कि संजय सिंह के समर्थन में विपक्षी दल के नेता कुछ खड़े हुए नजर आए हैं, उनका समर्थन हुआ है, सीमित दायरे में वो दिख भी रहा है। हर रोज मीडिया के कैमरे पर आकर संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध भी इंडिया गठबंधन में जो अलग अलग दल शामिल हैं उसके नेता कर रहे हैं। सुनिए जरा। जिस बारे में कोई एविडेंस नहीं है, हाँ, कोई तथ्य नहीं है, आप एक सांसद को सीधा उठाकर जेल में डाल देते हो। जो आपके विचारधारा के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं, जो आपको सवाल पूछते हैं, बस ईडी और सीबीआई उनके घर तक पहुंच जाती है और सीधा अरेस्ट कर लेती है। लेकिन 2024 में ये सबका जवाब देना पड़ेगा ये सभी संस्थाओं को। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राहुल गांधी को डरने लगे हैं। यह आपकी 2024 की हार सुनिश्चित करती है। अरविंद केजरीवाल से केवल एक सवाल का जवाब दे दीजिए, संजय सिंह भ्रष्टाचारी है या ईमानदार, सारे देश के सामने आ जाएगा। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और संजय सिंह का असिस्टेंट विवेक त्यागी आखिर कैसे और किन परिस्थितियों में दिल्ली के शराब माफिया दिनेश अरोड़ा की कंपनी में पार्टनर बना? दिनेश अरोड़ा की कंपनी में पार्टनर बनते ही कैसे दिनेश अरोड़ा की कंपनी को दिल्ली के सारे ठेके दे दिए गए? इसका मतलब स्पष्ट है कि शराब माफिया दिनेश अरोड़ा की कंपनी में पार्टनर विवेक त्यागी नहीं, संजय सिंह खुद हैं। जी हां, राज्यसभा सांसद संजय सिंह उसके बिजनेस का पार्टनर है और कागज पर नाम संजय सिंह के सहायक विवेक त्यागी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखिए, ईडी के एक्शन पर जो बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा विपक्षी गठबंधन, इंडिया गठबंधन चुप है, वो सामने आ रहा है। उसके कुछ नेता सामने आकर बचाव करते हुए संजय सिंह का नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर विपक्ष में पूरी तरह सब कुछ ठीक है तो फिर कुछ सवालों का जवाब तो मिलना चाहिए ना। आपने देखा होगा, अभी हाल की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं, राहुल गांधी कुंवर दानिश अली से मिलने उनके घर पहुंच गए थे, बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली। लेकिन ऐसा क्या है कि गिरफ्तारी हो जाती है संजय सिंह की और इतने घंटे बीतने के बावजूद राहुल गांधी संजय सिंह के घर तो नहीं पहुंचे। संजय सिंह के परिवार वालों के साथ तो राहुल गांधी ने सॉलिडारिटी नहीं दिखाई उस रूप में जिस रूप में सॉलिडारिटी राहुल गांधी ने कुंवर दानिश अली के साथ दिखाई थी। अक्कू जी, ये सवाल जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, संजय सिंह के घर क्यों नहीं गए राहुल गांधी?
अलग अलग चलेंगे तो मोदी से कैसे लड़ेंगे? क्या लग रहा है आपको, क्यों नहीं बहुत गए? साफ है, इसमें रणनीति बहुत साफ है। राहुल गांधी दानिश अली से इसलिए मिलने गए, एक वर्ग विशेष का उनको वोट चाहिए था और इसलिए गए। दूसरा बसपा, मतलब मुसलमानों को साधने के लिए दानिश अली से मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। दूसरा, अगर संजय सिंह के यहाँ इसलिए नहीं गए क्योंकि उनका अभी यही नहीं तय हो पा रहा है कि आपके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आपको लेकर के पंजाब और दिल्ली, हरियाणा सब में कांग्रेस चाहे वो आम आदमी पार्टी, दोनों बहुत कंफर्टेबल नहीं है। कम से कम कांग्रेस कंफर्टेबल नहीं है। कांग्रेस के नेता जो क्षेत्रीय छत्रप हैं वो कंफर्टेबल नहीं है। मतलब तो वो जो अभी वो तीन तय नहीं बैठकें कर इंडिया पाए हैं। गठबंधन की हो गई हैं, उन बैठकों के बाद भी, इतनी सब बातें होने के बाद भी आप ये कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी रहेगी या नहीं रहेगी, यही तय नहीं है। अभी ठीक है, तो मतलब इंडिया गठबंधन की वो जो यूनिटी है उस पर एक प्रश्न चिन्ह क्या यहां से लगता हुआ नजर आ रहा है? 12 से 2 पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। देखिए, संजय सिंह पर ईडी के एक्शन के बाद लगातार बीजेपी के निशाने पर आम आदमी पार्टी है। अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सामने आए हैं, बड़ा हमला आम आदमी पार्टी पर बोला है। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का भ्रष्ट चेहरा उजागर हुआ है। आम आदमी पार्टी पर अनुराग ठाकुर का हमला, आपका भ्रष्ट चेहरा उजागर। देश को लूटने वालों के खिलाफ यह कार्रवाई हुई है, जिस कार्रवाई को लगातार डर फैलाने वाली, विरोधियों की आवाज दबाने वाली कार्रवाई आम आदमी पार्टी की तरफ से करार दिया जा रहा है, उस कार्रवाई को देश को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई करार अनुराग ठाकुर दे रहे हैं। सुनिए। दिल्ली में मैं यही देख रहा हूं कि एक भ्रष्ट सरकार जो आम आदमी पार्टी की है, जिसके उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से लेकर सांसदों तक जेल में है, जो कभी भ्रष्टाचार मिटाने के नारा देते थे, धरने पर बैठते थे, आज भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठे हैं। एक बड़ा बदलाव आपने देखा होगा, राजनीति में आने से पहले अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी जब नहीं बनी थी तब उन्होंने कहा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। ये अरविंद केजरीवाल जी उनके साथी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पर बैठते थे। अब अरविंद केजरीवाल जी अपने भ्रष्ट साथियों को बचाने के लिए धरने पर बैठते हैं। यही बदलाव है। तो कट्टर ईमानदार वाली पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार वाले सवालों में इस वक्त घिरी हुई नजर आ रही है।